नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में हुए संसदीय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और इसमें पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, ये साफ हो गया है। चुनाव के नतीजे भले ही सामने आ गए हैं, लेकिन इस पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। जमाते इस्लामी से लेकर शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने वाले छात्रों की पार्टी एनसीपी तक सभी ने नतीजों पर सवाल उठाए हैं। जमात ने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उनकी जीत नहीं हुई तो बांग्लादेश में फिर हिंसा होगी, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चुनाव के बाद भी बांग्लादेश में फिर भड़केगी हिंसा? क्या बीएनपी देश में स्थिरता लाने में कामयाब होगी? उसके सामने भी कई चुनौतियां खड़ी हैं। तो आम चुनाव के बाद क्या है बांग्लादेश की नई तस्वीर, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान और अमेरिका में तनाव जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले के लिए निकाला नया रूट। तेहरान के सर्वोच्च नेता खामेनी ने दुश्मन देश को दिखाया आईना। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की एक आंख की 85% रोशनी खत्म। कोर्ट के ऑर्डर पर हुई जांच में हुआ कंफर्म। पूर्व पीएम बोले प्राइवेट इलाज की नहीं मिली इजाजत। उत्तर कोरिया में 14 साल बाद बदलेगी सत्ता। पहली बार देश को मिलेगी महिला शासक। दक्षिण कोरिया की खुफिया रिपोर्ट में उत्तराधिकारी का नाम आया सामने। और चलते चलते में देखेंगे, क्या धरती पर जीवन सिर्फ एक इत्तेफाक? वैज्ञानिकों ने बताया सच। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ग्रीनलैंड से टैरिफ तक, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अमेरिका को लेकर यूरोप की रणनीति के पुनर्गठन की उठाई मांग। कहा ग्रीनलैंड का घटनाक्रम यूरोप के लिए एक चेतावनी। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, दागे 219 ड्रोन और 24 बैलिस्टिक मिसाइल। निशाने पर रहे कीव, खार्किव, निप्रो और ओडेसा। युद्ध विराम पर बातचीत के बीच हुआ हमला। पाकिस्तान की भारत को चिट्ठी, जम्मू कश्मीर के स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मांगी जानकारी। सिंधु जल संधि का दिया हवाला, चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है ये प्रोजेक्ट। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बढ़ेंगी मुश्किलें। बीएलए ने लॉन्च की पहली आधुनिक एयर और ड्रोन वॉरफेयर यूनिट, काजी एरो हाइव रेंजर्स। सेना और बलूच लड़ाकों के बीच पहले से जारी है संघर्ष। तो बांग्लादेश में सरकार किसकी बनेगी? जनता ने किसे चुना है ये साफ हो गया है। 300 में 299 सीटों पर हुए संसदीय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। वैसे तो बांग्लादेश की संसद में बहुमत के लिए 150 सीटें ही चाहिए होती हैं, लेकिन इस बार बीएनपी ने 211 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि जमाते इस्लामी को 68 सीटें मिली हैं। जिसके बाद यह तय हो गया है कि बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। देश को 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। वो 14 फरवरी को पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन चुनाव के नतीजों से बाकी दल संतुष्ट नहीं है, चाहे वो जमाते इस्लामी हो या हसीना सरकार का तख्ता पलट करने वाले छात्रों की पार्टी एनसीपी हो। दोनों ने ही नतीजों पर सवाल उठाए हैं, धांधली के आरोप लगाए हैं। ऐसे में चुनाव के बाद देश में शांति भंग होने का खतरा मंडराने लगा है। बहरहाल इस जीत के साथ बीएनपी ने 20 साल बाद देश की सत्ता में वापसी की है, क्योंकि पिछले 15 साल से तो शेख हसीना ही सत्ता में थी और 2009 से पहले सेना के समर्थन के साथ कार्यवाहक सरकार थी। बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास काफी उथल पुथल भरा रहा है, लेकिन 5 अगस्त 2024 को छात्रों के आंदोलन ने जिस तरह शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया, युवाओं के आंदोलन से पहली बार ऐसा हुआ। हसीना को देश छोड़ना पड़ा और तब से ही वो भारत में शरण लेकर रह रही हैं। लेकिन इस तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में शांति नहीं आई। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी हालात संभालने में नाकाम रही। ऐसे में जनता एक स्थिर सरकार चाहती थी और वो उम्मीद अब उन्हें तारिक रहमान से है। बीएनपी की इस जीत से पार्टी नेताओं में काफी उत्साह है, लेकिन पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जश्न की जगह पूरे देश में आज स्पेशल नमाज पढ़ी जाए। माना जा रहा है कि यह कदम पार्टी के अध्यक्ष खालिदा जिया के बीच चुनाव में हुए निधन को देखते हुए उठाया गया है। तारिक रहमान को देश विदेश से बधाई संदेश मिल रहे हैं। भारत, पाकिस्तान से लेकर चीन, अमेरिका तक तमाम देशों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें थी, खासतौर पर भारत की, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो बीते कुछ वक्त से बेपटरी हो गए हैं, उनका भविष्य अब बांग्लादेश की नई सरकार के रुख पर निर्भर करता है। हालांकि पीएम मोदी ने जरूर बीएनपी की जीत पर आगे साथ काम करने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा।
आप जानते हैं कि दोनों देशों के बीच जारी इस तनाव की मुख्य वजह शेख हसीना रही है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि हालात बदलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हसीना के देश वापसी के रास्ते खुल जाए। पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने भी संकेत दिया है कि उनकी पार्टी अवामी लीग बीएनपी के साथ संपर्क करेगी। उन्होंने बीएनपी को देश की बड़ी पार्टी करार दिया और सुझाव दिया कि दोनों में संपर्क बने रहना चाहिए। ऐसे में बांग्लादेश के हालात में बदलाव की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। वहीं बात करें मोहम्मद यूनुस के जुलाई चार्टर की, तो इस चुनाव में इस पर भी वोटिंग कराई गई और इसे भी भारी जन समर्थन मिला है। लगभग 65% लोगों ने समर्थन में वोट दिया है, जिससे देश की राजनीति में बड़े बदलाव आना तय माना जा रहा है। दरअसल ये चार्टर संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों का प्रस्ताव देता है, जिसमें राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां देना, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना शामिल है। अब देखना यह होगा कि इन चुनावों के बाद बांग्लादेश का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त से तनाव बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह की बयानबाजी देखी जा रही है, इन हालात में कब जंग छिड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, वो अपने मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक लगा दे। ट्रंप की पूरी कोशिश है ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को सत्ता से हटाने की, लेकिन ऐसा करने में उन्हें कोई कामयाबी मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि उनकी धमकियों के आगे ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और जिस तरह दोनों देशों में जंग के हालात बनते जा रहे हैं, उसे देखते हुए खामेनेई के लिए जन समर्थन भी बढ़ता नजर आ रहा है। इसकी एक झलक दिखाई दी ईरानी इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ की रैली में, जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इसे लेकर खामेनेई ने भी ईरान की जनता का आभार जताया और इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। इसके साथ ही खामेनेई ने अमेरिका की चुटकी भी ले ली। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और लिखा कि दुश्मनों की उम्मीदें जो अपनी बातों और साजिशों में ईरानी देश से सरेंडर करवाना चाहते हैं, वो कल टूट गई। ये राष्ट्रीय एकता बहुत कीमती है। पूरे देश का सड़कों पर उतरना, सभी का एक ही मकसद से एक ही बात कहना, यह दिखाना कि वे मौके पर मौजूद हैं और अपने दुश्मनों की आंखों के सामने अपनी पहचान बता पाना बहुत कीमती है। आइए हम अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की कोशिश करें। खामेनेई ने साफ कर दिया कि ईरान की जनता उनके साथ खड़ी है और ये अमेरिका को करारा जवाब है। खामेनेई के बयान का अमेरिका पर असर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब एक और बेड़ा ईरान की तरफ भेजने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए जारी कूटनीति के बावजूद अमेरिका मध्य पूर्व में सैन्य संपत्तियों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक लेख भी शेयर किया, जिसका शीर्षक था पेंटागन मध्य पूर्व में तैनात करने के लिए दूसरा विमान वाहक पोत तैयार कर रहा है। जिसके बाद ये सवाल और गहराते जा रहे हैं कि क्या अमेरिका बातचीत की आड़ में एक बार फिर ईरान को धोखा देने वाला है, क्योंकि ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन इस बैठक में भी ईरान अपनी शर्तों पर अड़िग है, जिसके चलते इस वार्ता से कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए धमकी भी दी। उन्होंने कहा है कि हमें समझौता करना ही होगा, वरना ईरान के लिए बहुत ही दर्दनाक स्थिति उत्पन्न होगी और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। अगर वे समझौता नहीं करते हैं तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। नेतन्याहू ने भी बैठक के बाद बताया कि व्हाइट हाउस को उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी समझौते में वे मुद्दे शामिल होने चाहिए जो हमारे लिए, इजरायल के लिए और मेरी राय में पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जरूरी है। न केवल परमाणु मुद्दा, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें और ईरान के क्षेत्रीय सहयोगी भी। नेतन्याहू के बयान से इजरायल में ईरान का डर साफ दिखाई दे रहा है। जून 2025 में हुई जंग में इजरायल ईरान की ताकत देख चुका है और अब तो वो पहले से भी ज्यादा मजबूत है। उसे चीन और रूस का सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन जंग की सूरत में मिडिल ईस्ट के दूसरे देश अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब अमेरिका ने आर्मेनिया के जरिए ईरान पर हमले का नया रूट खोज लिया है। इसके सबूत मिले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हालिया आर्मेनिया दौरे पर। दरअसल आर्मेनिया की सीमा ईरान से लगती है। दोनों देश लगभग 44 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं और यहां से तेहरान पर हमला करना बेहद आसान है। इन हालात में मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि यहां कभी भी जंग भड़क सकती है, इसकी पूरी आशंका जताई जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लंबे वक्त से जेल में बंद है और अब उनकी हेल्थ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इमरान खान की एक आंख की करीब 85% रोशनी चली गई है और यह खुलासा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में हुआ।
इमरान खान ने दाईं आंख की रोशनी बेहद कम हो जाने की शिकायत की थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच में मुख्य न्यायाधीश याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के सामने सुना गया। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि 16 फरवरी से पहले इमरान खान की 4 दिनों के अंदर मेडिकल जांच कराई जाए। इसमें खास तौर पर आंखों की जांच शामिल रही। इमरान खान पिछले 3 महीनों से नजर कमजोर होने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी इस बात को नजरअंदाज किया गया और अब कोर्ट के आदेश पर इमरान की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान अपनी दाईं आंख की लगभग 85% रोशनी खो चुके हैं, यानी दाईं आंख में अब सिर्फ 15% रोशनी ही बची है। डॉक्टरों ने पाया कि उनकी आंख में खून का थक्का जम गया था, जिससे गंभीर नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कोर्ट सरकार पर भड़क उठा। मुख्य न्यायाधीश ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी कैदी की सेहत की जिम्मेदारी राज्य की होती है और उसे सुरक्षित रखना सरकार का कर्तव्य है। इस बीच कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमरान खान को उनके बेटों कासिम और सुलेमान से फोन पर बात करने की सुविधा दी जाए और साथ ही कोर्ट ने उनके निजी डॉक्टरों को भी उनसे मिलने की इजाजत देने के आदेश दिए। इस खबर के सामने आने के बाद एक तरफ तो दुख की लहर है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान रो पड़ी, जिससे माहौल काफी भावुक हो गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान की राजनीति में इस मामले को लेकर बहस छिड़ गई है। इमरान खान के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनके समर्थकों और सहयोगियों ने इसे पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के जरिए जानबूझकर किया गया अमानवीय व्यवहार करार दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इमरान खान का शहबाज सरकार और सेना चीफ आसिम मुनीर से टकराव बना हुआ है। इमरान का परिवार और पीटीआई समर्थक लगातार शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जेल में इमरान के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। हाल ही में अचानक से उन्हें आंखों के इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया था और अब इमरान खान की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने इन खबरों पर मुहर लगा दी है, जिससे शहबाज सरकार बुरी तरह घिर गई है। और अब अगली खबर में बात करेंगे उत्तर कोरिया की सत्ता में बड़े बदलाव की आहट की। तो किम जोंग उनके शासक बनने के 14 साल बाद उत्तर कोरिया की सत्ता में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि इतिहास में पहली बार उत्तर कोरिया को कोई महिला शासक मिल सकती है। जी हां, खबर यह आ रही है कि तानाशाह किम जोंग उन ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। उन्होंने अपनी बेटी किम जू ए को आधिकारिक तौर पर अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला कर लिया है। यह दावा दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस एनआईएस ने किया है। एनआईएस ने बताया कि किम जुए अब उत्तराधिकारी के रूप में नामित होने के चरण में पहुंच चुकी हैं। पहले उन्हें उत्तराधिकारी प्रशिक्षण के फेज में बताया जाता था, लेकिन अब उनकी भाषा में बदलाव आया है। जुए को अब न केवल ट्रेन किया जा रहा है, बल्कि अब वे सरकारी नीतियों पर अपनी राय भी देने लगी हैं, जो इस प्रक्रिया के ज्यादा ठोस और सुनियोजित होने के संकेत देता है। इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ महीनों से जुए सार्वजनिक तौर पर काफी एक्टिव भी दिखाई दे रही हैं। वो लगातार पब्लिक इवेंट्स में नजर आ रही हैं। सितंबर 2025 में अपनी पहली विदेश यात्रा पर जुए बीजिंग पहुंची थी और उन्हें अक्सर ही अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम परीक्षणों और सैन्य परेडों में अपने पिता के हाथ में हाथ डाले देखा गया है। हालिया तस्वीरों में वे अपने पिता के बगल में चलती नजर आती हैं, ना कि उनके पीछे, जो उत्तर कोरिया में उनकी बराबरी के दर्जे का सबूत माना जाता है। ऐसे में इन दावों को और बल मिल जाता है। और खास बात तो यह है कि जुए उत्तर कोरिया में लागू अनकहे नियमों के खिलाफ एक नई लीग स्थापित करने की दिशा में नजर आती है। वैसे तो उनके बारे में कोई ठोस जानकारी पब्लिक रीच में नहीं है, लेकिन कभी उनके कपड़ों से तो कभी उनके पर्सनल स्टाइलिंग से जुए की शख्सियत को लेकर कई बातें कही जाती है। जैसे उत्तर कोरिया में लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन जुए हर इवेंट पर लंबे बालों में नजर आए हैं। उनके देश में जो कपड़े ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है, जुए वैसे डिजाइनर आउटफिट्स में दिखाई देती हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इस महीने के अंत में होने वाली वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में किम जोंग इस पर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। यह 5 साल में एक बार होने वाला सबसे बड़ा आयोजन है और माना जा रहा है कि इसमें जुए को कोई आधिकारिक पद या उपाधि दी जा सकती है। साफ है, जिस उत्तर कोरिया में आज तक कोई महिला शासक नहीं रही, वहां अब 13 साल की लड़की अगली सर्वोच्च नेता के रूप में उभर रही है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे धरती पर जीवन की शुरुआत की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अरबों साल पहले कुदरत से जरा सी भी चूक हो जाती, तो क्या आप आज ये वीडियो देख रहे होते? जी हां, अभी कुछ ही दिन पहले यानी 9 फरवरी को नेचर एस्ट्रोनॉमी मैगजीन में छपी एक रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि धरती पर जीवन का होना एक इत्तेफाक था।
वैज्ञानिकों की माने तो ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें धरती पर जीवन पनपने की संभावना न के बराबर थी। अक्सर ही हम जीवन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन 9 फरवरी को नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक रिसर्च ने इस धारणा को चुनौती दे दी। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व किसी कॉस्मिक जैकपॉट से कम नहीं है। यानी अरबों साल पहले हमारी धरती की शुरुआती केमिस्ट्री में अगर जरा सा भी बदलाव हो जाता तो आज पृथ्वी भी मंगल या शुक्र की तरह एक बंजर और वीरान होती। तो आइए समझते हैं इस पूरी कहानी के पीछे वैज्ञानिक क्या तर्क दे रहे हैं। दरअसल किसी भी जीवित कोशिका यानी सेल और डीएनए को तैयार करने के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन जरूरी हैं। लेकिन ग्रहों के बनने की प्रक्रिया में ये दोनों एलिमेंट सबसे पहले खतरे में होते हैं, क्योंकि जब ग्रह अपनी शुरुआती अवस्था में पिघला हुआ होता है तो भारी लोहा केंद्र यानी कि कोर की तरफ डूबता है और अपने साथ फास्फोरस को भी गहराई में ले जाता है। वहीं नाइट्रोजन गैस बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाती है। लेकिन इस रिसर्च के मुख्य लेखक क्रेग वॉल्टन और उनकी टीम ने एक नई बात खोजी है। उन्होंने बताया कि धरती पर जीवन की संभावना इसलिए बनी क्योंकि यहां ऑक्सीजन का लेवल एकदम सटीक था। इसे वैज्ञानिकों ने केमिकल गोल्डीलॉक्स जोन कहा है। ऑक्सीजन की संतुलित मात्रा ने एक केमिकल शील्ड की तरह काम किया और इससे हुआ ये कि इसने फास्फोरस को लोहे के साथ मिलकर ग्रह के केंद्र में दफन होने से बचा लिया। इसी संतुलन की वजह से ये तत्व सतह पर मौजूद रहे जहां जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो सके। ये रिसर्च हमें बताती है कि ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह पर सिर्फ पानी का होना ही जीवन की गारंटी नहीं है। जीवन के लिए केमिस्ट्री, टाइमिंग और ऑक्सीजन का संतुलन तीनों का एक साथ सही होना जरूरी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हम यहां इसलिए हैं क्योंकि धरती अपनी शुरुआती निर्माण प्रक्रिया के दौरान उस केमिकल बैलेंस को बनाए रखने में सफल रही जिसमें ज्यादातर ग्रह फेल हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।